हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेंद्र सारस्वत। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। जैसा कि 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली और सबसे मजबूत साम्राज्य था, और 16 महाजनपदों के बारे में कहां से उल्लेख मिलता है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से। देखिए, अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं, देखते हैं मगध का उत्कर्ष। तो देखिए, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिला है? तो देखिए, अथर्ववेद में मिला है। किस वेद में? अथर्ववेद में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिला है मगध का। और मगध साम्राज्य की अगर संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक हैं बृहद्रथ। ये वही बृहद्रथ हैं जिनका पुत्र था जरासंध। आपने महाभारत देखी होगी तो आपने जरासंध को जरूर सुना होगा इनका नाम। ये वही जरासंध हैं जिनको मारने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों में से जो भीम थे उनको परामर्श दिया था। श्री कृष्ण के परामर्श पे भीम ने इनको मल्ल युद्ध में पराजित किया था जरासंध को। आइए आगे देखते हैं। तो मगध साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो देखिए, 4 वंशों ने इसमें शासन किया मगध साम्राज्य पे। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा मौर्य वंश। तो आइए हर्यक वंश के शासकों के बारे में देखते हैं, इनका क्रम देखते हैं। देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जी हैं और इनके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु का एक पुत्र था जिसका नाम था उदाइन, और उदाइन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। तो बिंबिसार जी हो गए, अजातशत्रु हो गए, उदाइन हो गए, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ये क्या है, कौन है? तो ये हर्यक वंश के शासक हैं, है ना। इन लोगों ने मगध पर शासन किया। अगर हर्यक वंश की बात की जाए तो इसको पितृहंता वंश भी बोला गया है। इतिहास का पहला पितृहंता वंश, क्योंकि इनके जो शासक थे उनके पुत्रों ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर स्वयं बैठ गए थे, है ना। तो आइए अब अगला वंश देखते हैं जिसका नाम है शिशुनाग वंश। देखिए, नागदशक का एक मंत्री था जिसका नाम था शिशुनाग। उसने ही नागदशक की हत्या कर दी और अपना राजगद्दी पर बैठ गया। तो मगध साम्राज्य पर दूसरा वंश कौन सा आया? तो शिशुनाग वंश आया। तो इसके संस्थापक कौन है? शिशुनाग हैं। और दूसरा इसका शासक कालाशोक हुआ, फिर तीसरा नंदीवर्धन हुआ, और उसके बाद में नंद वंश का उदय हुआ और महापद्मानंद ने इसकी स्थापना की। इसके संस्थापक हैं इसके संस्थापक हैं महापद्मानंद। इनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसके बाद में आए घनानंद। ये बहुत ही बुरा शासक रहा है। इसके शासन में प्रजा बहुत ही इससे पीड़ित हुई है, बहुत ही नाखुश थी इससे। और आगे चल के इसको चाणक्य के परामर्श पे चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया था। और अगला देखते हैं वंश कौन आया? तो मौर्य वंश, जो कि चौथा वंश है मगध पे जिसने शासन किया। तो इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि बहुत ही पराक्रमी वो थे, शासक थे। और दूसरे शासक हैं इसके बिंदुसार, ये इन्हीं के पुत्र हैं। और उसके बाद अशोक आए हैं, अशोक के बाद कुणाल, कुणाल के बाद दशरथ और उसके बाद बृहद्रथ। देखिए, बृहद्रथ ने इसकी स्थापना की इस वंश की, और लास्ट में बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश के शासक थे, इनके समय इस मगध साम्राज्य का अंत होता है। तो आइए जानते हैं मगध साम्राज्य के उदय के बारे में कि मगध साम्राज्य आखिर में 16 महाजनपदों में क्यों श्रेष्ठ माना गया, है ना, क्यों श्रेष्ठ आया ये। तो देखिए, इसके आर्थिक और भौगोलिक कारण से ही पता चल पाएगा हम लोगों को कि इतना मजबूत और शक्तिशाली क्यों था। तो देखिए, मगध कहां पे स्थित था? तो देखिए, आज के दौर में अगर देखा जाए तो मगध बिहार में पड़ता है। और मगध साम्राज्य का जो स्थल था वो देखा जाए तो इस वक्त के गया, पटना और शाहाबाद में वो लगता है स्थल इसका। और इसकी जो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी यह राजगृह है, जिसको ग्रीवरेज भी बोला जाता है। राजगृह का मतलब था कि राजघराने के लोग यहाँ से बहुत पहले के समय से रहते थे। और इसकी राजधानी बहुत ही मजबूत थी। मजबूत वो इसलिए थी क्योंकि यहाँ ये राजधानी, जो राजगृह थी, ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। एक दुर्गीकरण था
और इसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों का इस पे हमला करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि देखिए 5 पहाड़ियों से यह घिरा हुआ था राजगृह, इसलिए इसकी मजबूती बहुत ही ज्यादा थी। और आगे चल के उदयन ने इसकी राजधानी परिवर्तित करके मगध की पाटलिपुत्र कर दिया। और पाटलिपुत्र भी बहुत ही ज्यादा देखा जाए मजबूत था। कैसे मजबूत था तो आइए जानते हैं। देखिए पाटलिपुत्र जो कि इस वक्त का पटना कहते हैं इसको, तो इसके ऊपर की ओर देखा जाए तो उत्तर की ओर गंगा नदी थी और इसके पश्चिम की ओर सोन नदी बहती थी और इसके पूर्व की ओर गंडक नदी। और अगर अगर इसके दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में इसके विंध्याचल पर्वत था, यानी विंध्य पर्वत था। इसीलिए देखिए चारों ओर से घिरा हुआ था पाटलिपुत्र। तो विदेशी आक्रमणकारियों का यहाँ पर टिक पाना बहुत ही नामुमकिन था। आखिर में आते तो किधर से आते ये लोग, क्योंकि 3 तरफ से तो ये नदियां थी और नीचे विंध्य पर्वत था। तो इसीलिए इसकी भौगोलिक जो स्थिति थी बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि आक्रमणकारियों का यहाँ पर हमला करना बहुत ही मुश्किल था। आर्थिक कारण के बारे में देखते हैं तो देखिए मगध साम्राज्य में जो है लोहे की खदानें थी, जैसा कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी 600 BC के आसपास। तो देखिए लोहे की खदानें होने के कारण देखिए यहाँ पे कृषि के लिए यहाँ पे बड़े पैमाने में उपकरण बनाए गए और सैनिकों के अस्त्र शस्त्र का भी बड़े पैमाने में यहाँ पे निर्माण किया गया, ताकि सैनिक बल मजबूत हो सके और इनकी कृषि की जो व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक व्यवस्थाएं एकदम मजबूत तरीके से हो सके। आइए अब जानते हैं हर्यक वंश के बारे में। देखिए हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जी हैं और ये ऐसा पहला वंश है इतिहास का जिसको पितृहंता वंश बोला गया है। कौन सा वंश? तो पितृहंता वंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और बिंबिसार का एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। देखिए इनकी 3 जो प्रमुख नीतियां हैं बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इनकी पहली नीति देखते हैं जिसका नाम है युद्ध नीति। देखिए इन्होंने अंग नरेश ब्रह्मदत्त जो थे उनको इन्होंने युद्ध में पराजित करके अंग पर अपना राज स्थापित कर लिया था, यानी कि अपना साम्राज्य को विस्तारित कर लिया था। और चंपा जो राज्य था उसको भी इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यानी कि इनकी युद्ध नीति जो थी बहुत ही प्रबल युद्ध नीति थी। और इनकी दूसरी नीति जो है मित्र नीति है। अवंती के राजा चंद्रप्रदोत जो कि पांडु रोग यानी कि पीलिया से ग्रसित थे उस वक्त, उनकी इन्होंने मदद की थी, अपने राजवैद्य जीवक को भेजकर उनका इलाज करवाया था, जिससे चंद्रप्रदोत बहुत ही खुश हुए थे इनके ऊपर, बिंबिसार जी के ऊपर। और उनकी तीसरी नीति क्या थी? तो विवाह नीति थी। और इनकी विवाह नीति इन्होंने 3 विवाह किए। और जैसा कि पहला विवाह इन्होंने किया है वैशाली की राजकुमारी चेलना से, जिसका पुत्र था अजातशत्रु। इन्हीं से इनको यह पुत्र प्राप्त हुआ था, अजातशत्रु। और दूसरा इन्होंने विवाह किया कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से इन्होंने दूसरा विवाह किया। और तीसरे अगर विवाह की बात की जाए तो मध्य की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने विवाह किया है। तो देखिए इनकी 3 पत्नियां हो गई। देखिए पहला विवाह चेलना से जो कि वैशाली की राजकुमारी, दूसरा कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन, और तीसरी इनकी जो है मध्य की राजकुमारी क्षेमा। और इनका एक उपनाम है जो कि जैन साहित्य से मिलता है जो है श्रोडिक। और इनकी अगर मृत्यु की बात की जाए तो बिंबिसार का पुत्र जो अजातशत्रु था उसी ने इनकी हत्या की थी और वह राजगद्दी पर बैठ गया था। तो आज हम लोगों ने मगध के उत्कर्ष के बारे में देखा। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हर्यक वंश के जो अगले शासक हैं हम लोग उनके बारे में जानेंगे। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और इतिहास के अन्य भागों को भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।